नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं जिसमें रिसर्च की कक्षा है और रिसर्च की कक्षा में जो खास करके आप देखेंगे तो जब हम नमूने का चयन करते हैं अर्थात प्रतिदर्श का चयन करते हैं, न्यायादर्श का चयन करते हैं, तो उस समय में ये बहुत क्रिटिकल समय हमारे लिए होता है। किसी भी शोधकर्ता के लिए ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल समय होता है जब हम उसके आधार का निर्धारण करते हैं कि हम उसका आकार क्या लें। अर्थात यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यादृच्छिक नमूने का उपयोग करते समय नमूने के आकार का निर्धारण ये बहुत क्रिटिकल समय होता है किसी भी शोधकर्ता के लिए कि हमारी जनसंख्या कैसी है, हमारी जनसंख्या कितनी है, इसमें से हम कितना नमूना अर्थात कितना प्रतिदर्श, कितना सैंपल साइज लें कि हमारा जो शोध होगा, हमारा जो अनुसंधान होगा वो वास्तविक रूप में वो विश्वसनीय भी हो, वो वैध भी हो, वो सबके लिए उपयोगी भी हो, वो व्यावहारिक भी हो और उससे हम भी लाभान्वित हों और समाज भी। तो ये अत्यंत क्रिटिकल समय होता है किसी भी शोधकर्ता के लिए। तो जब हम नमूने का निर्धारण अर्थात सैंपल साइज का जब हम निर्धारण करने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल वहाँ पर रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बिना उसके जब हम सैंपल साइज का निर्धारण करते हैं तो बिना सैंपल साइज का सही तरीकों से निर्धारण किए हुए हम शोध के निष्कर्षों पर अगर पहुँचते हैं तो हमारा शोध बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। उसके लिए हमें इन चीज़ों का निर्धारण बहुत आवश्यक होता है। तो हम उसी पर आज देखते हैं। तो अब देखेंगे, सबसे पहले हम जब देखते हैं कि इसमें दो चीज़ें आती हैं, दो चीज़ें बहुत प्रमुखता से आती हैं कि छोटा सैंपल साइज क्या है, बड़ा सैंपल साइज क्या है, छोटा नमूनाकरण क्या है, बड़ा नमूनाकरण क्या है, छोटा प्रतिदर्श न्यायादर्श क्या है, बड़ा प्रतिदर्श न्यायादर्श क्या है। अब सीधा ऐसा समझिए कि जब हम बड़ा प्रतिदर्श कहते हैं तो प्रतिदर्श का यहाँ पर n अर्थात यहाँ पर पॉपुलेशन हम मान लेते हैं, n मतलब पॉपुलेशन। तो n का साइज जब 30 से क्या हो, ज़्यादा हो, अर्थात जब मोर देन 30 आपका जब क्या हो, जनसंख्या का साइज हो, अर्थात जनसंख्या का साइज नहीं बल्कि नमूने का साइज हो, प्रतिदर्श का साइज जब आपका 30 से ज़्यादा हो, 30 से ज़्यादा हो तो हम उसको क्या कहते हैं, बड़ा नमूना या बड़ा प्रतिदर्श। जब 30 से ज़्यादा का साइज हम लेते हैं नमूना में अर्थात प्रतिदर्श के रूप में, न्यायादर्श के रूप में, व्यष्टि के रूप में, तो उसको हम बड़ा प्रतिदर्श कहते हैं। फिर छोटा प्रतिदर्श या छोटा नमूना हम किसे कहते हैं, तो जब n अर्थात जो हमारा सैंपल साइज है, हमारा जो न्यायादर्श है, वो अगर 30 से क्या हो तो छोटा हो, अगर 30 की संख्या से अगर हमारा नमूना छोटा हो तो हम उसको क्या कहते हैं, छोटा प्रतिदर्श। ठीक है, इतना तो आप जान गए होंगे कि जब भी कभी भी वो 30 से कितना भी ज़्यादा, वो 31 हो या 31,000 हो, मतलब नहीं है। अगर वो 30 से ज़्यादा है नमूना साइज, सैंपल साइज, तो हम उसको बड़ा प्रतिदर्श मान लेंगे। अगर 30 से ज़्यादा नहीं हो अर्थात छोटा हो तो निश्चित तौर पर हम उसको क्या कहेंगे, छोटा प्रतिदर्श या छोटा नमूना कहेंगे। अब हम नमूना आकार का हम निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले उसमें आता है विश्वसनीयता विश्लेषण। तो विश्वसनीयता विश्लेषण का अर्थ है कि जब भी हम कभी भी किसी भी शोध में जब हमारा सबसे पहले क्या आता है, तो पॉपुलेशन आता है। अब पॉपुलेशन आता है तो हमें, अब मान लीजिए कि हमारा ये पॉपुलेशन के बारे में हमें जानकारी अवश्य प्राप्त करनी होती है किसी भी शोधकर्ता को कि मेरा पॉपुलेशन क्या है। अगर जब तक हम पॉपुलेशन के बारे में संपूर्णतया जानकारी इकट्ठा नहीं करेंगे कि हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या है, हमारा जो समष्टि है, वो कितना है, तो वो कितना है। अगर मान लीजिए कि 1 लाख है और हम 1 लाख में से अगर 10
नमूना का साइज लेते हैं तो क्या वो सही इस पर विश्वसनीयता किया जा सकता है क्या? इसकी विश्वसनीयता कहीं से भी होगी क्या? नहीं होगी। अर्थात हमें एक रेशियो में कि अर्थात जब भी हम पॉपुलेशन में से नमूनाकरण का चयन करते हैं, सैंपल साइज का चयन करते हैं, उस समय हमें ये एक शोधकर्ता के रूप में इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हमारा जो नमूना का साइज हो, अर्थात प्रदर्श का साइज हो, वो सही तरीके से पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके, है ना, प्रतिनिधित्व कर सके। तभी क्या होगा, वो विश्वसनीय माना जाएगा। अगर बहुत अत्यंत छोटा हमने जो जनसंख्या का साइज है उसके मुकाबले अत्यंत छोटा मैंने अगर साइज ले लिया है तो वो सही तरीके से उसकी विश्वसनीयता नहीं मानी जाएगी। तो इसका जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। फिर शामिल जनसंख्या से न्यादर्श इकाइयों का गणितीय अनुमान। अब ये क्या होता है? अब जब हम कभी भी जो शामिल जनसंख्या में से हम न्यादर्श का चयन करते हैं, उसका गणितीय अनुमान लगाते हैं कि कितना हम ले लें ताकि हमारा जो सैंपल साइज हो वो विश्वसनीय हो, वो वैध हो और सही प्रतिनिधित्व करेगा। अगर मान लीजिए कि अगर 100 है, 100 जनसंख्या है और उसमें से अगर हम 10 का चयन कर लेते हैं तो क्या इसका प्रतिनिधित्व नहीं करेगा क्या? 100% करेगा। लेकिन इस 100 में से अगर हम मात्र 1 को लेते हैं तो 100 का क्या 99 मतलब एक मात्र अगर प्रतिनिधित्व कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से हम गणितीय अनुमान के द्वारा, हम सांख्यिकीय विधियों के द्वारा ये पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है वो पूरा जो पॉपुलेशन है उसमें से जो हम नमूना का साइज ले रहे हैं वो सही उसकी विश्वसनीयता को सही बता पाए। अब जनसंख्या में से नमूने का आकार। अब जनसंख्या में से फिर से वही बात आ गई कि जनसंख्या में से नमूने का आकार हम क्या करें? तो अत्यंत न तो छोटा ले लिया जाना चाहिए, न ही अत्यंत बड़ा ले लिया जाना चाहिए। मान लीजिए कि यहां पर पॉपुलेशन कितना है, मान लीजिए कि 1 लाख आबादी है, 1 लाख हमारा पॉपुलेशन है। तो अगर हम मान लीजिए कि 20,000 यहाँ से पॉपुलेशन में से हम क्या कर लिए, तो न्यादर्श के रूप में हमने क्या किया कि 20,000 ले लिया। अब 20,000 तो मैंने ले लिया, अब क्या हम एक जो हम शोध करता हैं, क्या 20,000 लोगों से हम ठीक ढंग से सब कुछ कलेक्ट कर पाएंगे, आंकड़ा संग्रहण कर पाएंगे? उसमें समय भी अधिक लगेगा, उसमें खर्च भी अधिक लगेंगे, उसमें मेहनत की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। या 20,000 लोगों से हम डे बाय डे पर डे मिल पाएंगे क्या? तो ये सब सारी चीज बहुत मायने रखती है। तो हम अत्यंत अधिक भी नहीं ले लें जिससे कि हम इतने बोझिल हो जाएं कि उस बोझ के तले हम दब जाएं और हमारा अनुसंधान ही खत्म नहीं हो पाए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर अगर 1 लाख की आबादी है और उसमें से हम अगर 10 भी ले लें तो 10 भी उसका प्रतिनिधित्व तो ठीक ढंग से नहीं कर पाती है। तो ये सब चीजें हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कितना हम उसमें से ले लें ताकि ठीक ढंग से उसका पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व कर पाए। अब मान लीजिए कि अगर हम 1 लाख लोग हैं, अब 1 लाख लोग में से अगर हम इसमें से 1,000 लोगों का अगर 1,000 लोगों का अगर हम चयन कर लेते हैं न्यादर्श के रूप में तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। हमारा जो नमूना साइज है, हमारा सैंपल साइज है, बहुत अच्छा माना जाएगा। ना ही बहुत छोटा माना जाएगा, ना ही अत्यंत बड़ा माना जाएगा। तो हम इसको कर सकते हैं। फिर वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त। अब जब भी हम यादृच्छिक, खास करके क्योंकि हम यहाँ पर रैंडम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यादृच्छिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम यादृच्छिक नमूने का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त तो अवश्य ही होना चाहिए।
क्योंकि जब तक हम मतलब अगर हम बाइस्ड हो करके, एक शोधकर्ता अगर बाइस्ड हो करके, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो करके अगर नमूने का साइज लेगा तो कभी भी वो रेंडमाइजेशन का प्रयोग उसमें नहीं होगा, यादृच्छिक वो कभी कहलाएगा ही नहीं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि हम वैज्ञानिक विधियों द्वारा जो उसका है उसके माध्यम से हम क्या करें, तो हम रेंडमाइजेशन का प्रयोग करें। और ये आप देखेंगे कि जब भी हम यादृच्छिक नमूने का प्रयोग करते हैं, यादृच्छिक नमूना साइज अगर हम लेते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा अपेक्षाकृत अयादृच्छिक के मुकाबले यादृच्छिक का साइज अगर छोटा भी है तो वो ज़्यादा प्रतिनिधित्व करता है, ये ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। लेकिन जब हम अयादृच्छिक अर्थात नॉन रैंडम की बात करते हैं, वहाँ पर मोर पॉपुलेशन में से जो पॉपुलेशन है उसमें से मोर जब हम आपका न्यादर्श का चयन करते हैं, प्रदर्श का चयन करते हैं, तभी वो ठीक ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व कर सकता है। क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, अयादृच्छिक में हम क्या करते हैं, नॉन रैंडम में क्या करते हैं कि मुझे जो अच्छा लगा उसको हम चयन कर लिए, तो ये पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया। लेकिन इसमें रेंडमाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें खुद नहीं पता कि हम किसका चयन करने जा रहे हैं, क्योंकि उन विधियों के द्वारा, जैसे कि मैंने बताया है, आप देखेंगे तो बहुत सारी विधियां हैं, यादृच्छिक की विधियां हैं। तो उन विधियों में से अगर मान लीजिए कि टॉस हम ले लिए, पासा ले लिए, फिशबॉल ड्रॉ ले लिए, या फिर लॉटरी ले लिए, कोई भी ले लिए, कोई भी किसी भी वैज्ञानिक विधियों का सहारा हमने लिया और उसमें से हमने जो प्राप्त हमारे न्यादर्श हमने लिया है, तो वो ठीक ठीक ढंग से वहाँ पर प्रतिनिधित्व करेगा। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर जो वैज्ञानिक विधियाँ हैं, जो रैंडम की जो विधियाँ हैं, उसको फॉलो करते ही हमें क्या करना चाहिए, नमूने साइज का चयन करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि नमूने आकार को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हो जाते हैं जो कि महत्वपूर्ण कारक हो जाते हैं। तो अब जनसंख्या की प्रकृति, अब हमें ये जनसंख्या की प्रकृति के बारे में बहुत 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 ज़्यादा जानने की आवश्यकता होती है एक शोधकर्ता के रूप में, क्योंकि जब तक हम अपनी आबादी को या अपनी जनसंख्या को सही तरीके से विश्लेषण या सही तरीके से जब तक हम परिभाषित नहीं कर पाते हैं, जब तक सही तरीके से हम पहचान नहीं कर पाते हैं, तब तक उसमें से सही प्रकार से नमूने का चयन हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। अर्थात जब भी हमारी जनसंख्या जो भी है, उसकी डिमांड जो भी है, अर्थात क्योंकि जनसंख्या भी बहुत प्रकार की होती है, पुस्तकों की जनसंख्या हो सकती है, अब लोगों की आबादी हो सकती है, किसी ग्रंथ में पुस्तकालय में विद्यमान जो पुस्तक हैं उसमें हो सकती है, मतलब बहुत सारे, उसमें आपका सजातीय भी हो सकता है, उसमें विजातीय भी हो सकता है, जैसे हेमोजीनियस हो जाता है, हेप्ट्रोजीनियस हो जाता है। तो अगर सजातीय है, समजातीय अगर है, हिमोजीनियस अगर आपकी जनसंख्या है, तो उसमें आपको क्या करेगा, तो आप मतलब अपेक्षाकृत हेप्ट्रोजीनियस से अर्थात विषम जातीय जनसंख्या से आप अगर थोड़ा बहुत छोटा भी लेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो जनसंख्या है इसमें से ही आप यहाँ से कहीं से भी आप ले लेते हैं। तो इसमें अगर अपेक्षाकृत छोटी जनसंख्या भी छोटा न्यादर्श भी अगर लेते हैं तो सही माना जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हेप्टोजेनियस अगर होगा, अर्थात जब विषम जातीय जनसंख्या अगर आप कर देंगे, अर्थात हम क्या करते हैं उसमें, तो हम बंटवारा कर देते हैं। अगर हम किसी भी गुण दोषों के आधार पर अगर हम जनसंख्या को बंटवारा कर दिए, तो उसमें से इसमें जो जनसंख्या विद्यमान है इसका भी सही प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसमें जो विद्यमान है इसमें भी इसका भी सही प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और इसमें जो बचा हुआ है इसका भी सही प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता होती है। तो इस सजातीय के मुकाबले जब हम विषम जातीय या फिर हेप्टोजेनियस की बात करते हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या में हमें समजातीय से ज़्यादा की नमूने के साइज की आवश्यकता होती है। फिर संसाधनों की उपलब्धता। अब संसाधनों की उपलब्धता बहुत मायने रखता है। एक कोई भी शोध करता है, अब उसके लिए संसाधन क्या है, उसके पास संसाधन क्या है, उसके पास पैसे कितने हैं, उसके पास समय कितनी है, उसके पास लोग कितने हैं, ये सब बहुत मायने रखता है कि वो जनसंख्या के साइज का निर्धारण किस प्रकार से करे।
अगर वो एक 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 मान लीजिए कि वो उसके पास संसाधन बहुत कम हैं, लोग भी उसके पास नहीं हैं, अगर उसके पास समय भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके पास पैसे भी बहुत सारा नहीं है, वो परिश्रम भी बहुत, तो फिर अगर उसने बहुत बड़े आकार का चयन कर लिया, बहुत बड़े सैंपल साइज का चयन कर लिया, तो निश्चित तौर पर वो क्या करेगा, उसका अनुसंधान कभी भी पूरा हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर होगा भी तो जैसे तैसे हो सकता है, उसमें विश्वसनीयता नहीं रहेगी। इसलिए हमें ये चीज़ होना चाहिए कि हमारे पास संसाधन कितने हैं, हमारे पास समय कितने हैं, हमारे पास पैसे कितने हैं, हमारे पास लोग कितने हैं, ये सब सारी चीज़ों को देख करके, और जनसंख्या हमारे पास कितनी है, उन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करके हम क्या कर सकते हैं, तो संसाधनों की उपलब्धता को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। अब नमूनाकरण विधि का प्रकार। अब नमूनाकरण विधि का प्रकार क्या होता है, तो नमूनाकरण में बहुत सारी विधियां होती हैं। तो बहुत सारी विधियां होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग की बात करेंगे, तो अपेक्षाकृत थोड़ा सा बड़ा जनसंख्या, अगर बड़ा नमूना आप अगर लेते हैं, प्रतिदर्श ज़्यादा बड़ा लेते हैं, तो आप अच्छा माना जाएगा। अगर आप देखते हैं कि जैसे कि क्लस्टर सैंपलिंग, जैसे कि ये क्लस्टर सैंपलिंग, एरिया या क्लस्टर सैंपलिंग है, और एक है आपका कौन सा, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अब स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग है, तो आप देखेंगे कि जो स्ट्रेटिफाइड अर्थात जो स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श है, उसमें ये छोटी जनसंख्या पर होती है। छोटी जनसंख्या उसके लिए अगर आप लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप क्लस्टर या एरिया या गुच्छ प्रतिदर्श की बात करते हैं, यहाँ पर क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई होती है, तो यहाँ पर आपको नमूने का साइज भी क्या होना चाहिए, तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए इसकी अपेक्षा। तो ये हमें होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम नमूने के विधि को किस प्रकार से हमारा, अर्थात ये नमूना का जो विधि है वो कैसे काम करेगा, तो जनसंख्या की प्रकृति कैसी है उस पर यह डिपेंड करता है कि हम नमूने के विधि का किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। तो ये जनसंख्या की प्रकृति अगर मान लीजिए कि बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत में फैली हुई जनसंख्या है, तो हम क्लस्टर यहाँ पर ले लेंगे। अगर मान लीजिए कि वैसा नहीं है, हम स्ट्रेटिफाइड कर सकते हैं। तो ये तो उसकी प्रकृति के ऊपर, जनसंख्या की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस विधियों का, किस प्रकार का हम क्या करें, यहाँ पर इस्तेमाल करें। तो ये सब सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करता है। फिर आवश्यक सटीकता की डिग्री। अब आवश्यक सटीकता की डिग्री क्या होती है कि हम जब भी नमूने साइज का आकार लेते हैं, तो उसमें इतनी जनसंख्या अवश्य होनी चाहिए, अर्थात नमूने का आकार इतना बड़ा अवश्य होना चाहिए जो कि वो पूरी जनसंख्या को सही सही प्रतिनिधित्व कर पाए। न इतनी बहुत छोटी जनसंख्या हम ले लें जो कि प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए, और या फिर हम इतनी बड़ी आबादी को न्यादर्श के रूप में नहीं ले लें ताकि हमसे खुद वो अनुसंधान हो ही नहीं पाए। तो ये सारी चीज़ों का निर्धारण हमें करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम सटीकता की डिग्री मतलब जितनी जनसंख्या है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि अगर 1 लाख का पॉपुलेशन है और हम अगर 10 लोगों को अगर ले रहे हैं, तो यहाँ पर आवश्यक सटीकता की डिग्री यहाँ पर न्यून माना जाएगी, और वो जनसंख्या, वो जो आपका उस पर जो अनुसंधान किया जाएगा वो बहुत ज़्यादा घटिया माना जाएगा एक प्रकार से। तो वो इसलिए हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हम जो नमूने का साइज ले रहे हैं वो उसके आवश्यक सटीकता की जो डिग्री है उस पर वो खड़ा उतरे। फिर विश्लेषण की प्रकृति। तो विश्लेषण की प्रकृति हम किस प्रकार से करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम कोई भी जैसे डिमांड करता है, अगर मान लीजिए कि हमारा मतलब आंकड़ा संग्रहण कैसा है, हमारी उसकी प्रकृति कैसी है, तो उस प्रकार के हमारे विश्लेषण भी होने चाहिए। अर्थात
हम टी टेस्ट का प्रयोग करते हैं, एफ टेस्ट का प्रयोग करते हैं, हम काई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, तो फिर जेड टेस्ट का प्रयोग करते हैं, तो कहाँ पर हम किस चीज़ का प्रयोग वहाँ पर करें। जैसे अगर बड़ी जनसंख्या है तो वहाँ पर हम जेड टेस्ट का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा क्या है तो छोटा नमूना का आकार है, वहाँ पर हम क्या करते हैं तो मतलब टी टेस्ट का एफ टेस्ट का प्रयोग करते हैं, या फिर आपका बाकी जो काई स्क्वायर है उसका प्रयोग करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करता है कि हमारी जो विश्लेषण की प्रकृति होगी अर्थात वो कैसा है। अगर मान लीजिए कि अगर दो समूह में हमारी जनसंख्या बटी हुई है तो हम क्या करेंगे टी टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 5 समूह में यहाँ पर बटा हुआ है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं तो यहाँ पर जेड टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। या अर्थात ये सब सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो विश्लेषण हो अर्थात जो नमूने के आकार का जो विश्लेषण हो वो किस प्रकार का है, उस पर ये सब सारा डिपेंड करता है। तो हम उसके प्रकार से हम उन विधियों का सहारा वहाँ पर लेते हैं, सांख्यिकीय विधियों का। फिर आकार की गणना के उपयोग के कारक, इसमें जनसंख्या का आकार कैसा है, क्योंकि ये तो डेफिनेटली ये पता होना चाहिए किसी भी रिसर्चर को कि हमारी जो जनसंख्या है वो कितनी है, उसको सही तरीके से परिभाषित करना, उसकी सही तरीके से पहचान करना, उसके बारे में संपूर्णतया जानकारी इकट्ठा करना, ये तो एक दायित्व बनता है किसी भी रिसर्चर का। तो ये उसको निश्चित रूप से वो पता करे। फिर मार्जिन त्रुटि, अब मार्जिन त्रुटि क्या है तो ये मार्जिन त्रुटि मैंने बताया है, स्टैंडर्ड एरर मैंने बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी वीडियो को अवश्य देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये मार्जिन त्रुटि, अब मान लीजिए कि ज़्यादा अगर उथल पुथल हो रहा है तो फिर वो दिक्कत होगी, वो वितरण सामान्य वितरण की चीज़ें हैं। तो ये अभी आपको समझ में नहीं आएगी, वो जब आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, जब आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगी। फिर आत्मविश्वास का स्तर क्या है। अगर मान लीजिए कि एक अनुसंधाता है और वो उसका आत्मविश्वास ही डिगा हुआ है, तो वो जहाँ भी किसी के पास जाता है और वो खुद ऊँघा रहा है, तो भैया जो जवाब देने वाला होगा वो तो सो जाएगा भाई पहले। तो इसलिए आत्मविश्वास हमें अवश्य होना चाहिए कि हमने जो किया है काम, क्योंकि मैं कर रहा हूँ भाई, अब मैं कर रहा हूँ तो मुझे अपने ऊपर तो विश्वास अवश्य होना चाहिए कि जो मेरी जनसंख्या है उसमें से जो मैंने आकार का चयन किया है वो बहुत अच्छा है और वो बहुत सटीक हमारा प्रतिनिधित्व करता है हमारी जनसंख्या का। तो ये आपका आत्मविश्वास बहुत मायने रखता है। किसी भी रिसर्चर का जो अनुसंधान में एक आत्मविश्वास उसका होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो वो आत्मविश्वास में रहे। परिवर्तनशीलता क्या होती है, तो ऐसे भी कई बार चीज़ें आती हैं सामने जो कि रिसर्चर उसमें क्या मतलब उसके बारे में नहीं सोचता है, लेकिन वो चीज़ों से उसको गुजरना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अनुसंधाता कभी नहीं सोचता है, लेकिन उसको जब वो अनुसंधान करने लगता है तो उसको उन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो ये माइंडली वो एकदम माइंड मेकअप करके चले कि किसी भी स्थिति में हम अपने जो हमारा काम है उसको हम सही ढंग से, सही तरीके से हम करें। तो ये सब सारी चीज़ें परिवर्तनशीलता आती रहती है। तो मुझे लगता है कि आपने यादृच्छिक नमूने का उपयोग करते समय नमूने का आकार का निर्धारण जो है आपने बेहतर ढंग से जाना होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो जल्दी देखें। धन्यवाद।